नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। हमारे ऑप्शन है 1906, 1885, 1911 और 1896। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ और इसी में दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और दोस्तों, इस कोलकाता अधिवेशन जो 1896 ईस्वी में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की और दोस्तों इन्होंने ही इसे गाया। तो 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया और दोस्तों इसे किसने गाया? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। और 1896 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की। और दोस्तों, अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। इसी से दोस्तों ये वंदे मातरम लिया गया है। और वंदे मातरम के अगर गायन के समय की बात करें हम दोस्तों, इसके गायन के समय की बात करें तो इसका गायन समय 65 सेकेंड होता है। 65 सेकेंड इसका गायन समय होता है। और आप लोग जानते हैं कि जनगण मन का दोस्तों गायन समय 52 सेकेंड होता है। 52 सेकेंड होता है। तो दोस्तों, वंदे मातरम का गायन समय जो होता है वो 65 सेकेंड होता है। और दोस्तों, ये वंदे मातरम जो है इसकी धुन किसने दी थी? तो पन्नालाल घोष ने दी थी। दोस्तों, इसकी धुन पन्नालाल घोष ने इसकी धुन दी थी और इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो इसमें दोस्तों 1906 में दोस्तों कोलकाता अधिवेशन हुआ। 1906 में दोस्तों कोलकाता अधिवेशन हुआ और इसमें दोस्तों इसकी अध्यक्षता 1906 अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसी दोस्तों 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग की। स्वराज शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम 1885 की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों 1885 में दोस्तों बम्बई में ए ओ ह्यूम, दोस्तों ए ओ ह्यूम, दोस्तों ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 1885 में। किसने की? तो ए ओ ह्यूम ने। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने मुंबई में दोस्तों, या बम्बई, पहले दोस्तों ये बम्बई था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की। और दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, इस समय गवर्नर जनरल 1885 में कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन दोस्तों ये गवर्नर जनरल था। और दोस्तों 1885 का ये जो मुंबई अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1885 में जो मुंबई अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों के आंसर और क्वेश्चन को नोट करते चलना दोस्तों। उसके बाद अगर हम 1911 की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1911 में भी दोस्तों कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण ने की। पंडित बिशन नारायण ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की। और आप जानते हैं कि इसी कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों पहली बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन पहली बार गाया गया दोस्तों इसी
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। और दोस्तों जनगण मन का गायन समय अभी हमने आपको बताया कि 52 सेकंड होता है। और जनगण मन के रचयिता या लेखक कौन है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1896 ईस्वी वंदे मातरम गाया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 2 मई 2022 को, दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया था। क्वाड लीडर्स, दोस्तों आप जानते हैं कि क्वाड देश कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों क्वाड में 4 देश शामिल हैं। यही 4 देश जो हमारे ऑप्शन है दोस्तों। ये क्वाड लीडर्स समिट दोस्तों किस देश में आयोजित की गई, तो ये क्वाड देश कौन से होते हैं, तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों 4 देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं। और यही हमारे ऑप्शन है। तो ये समिट दोस्तों किस देश में आयोजित की गई, इसमें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जापान। जापान में दोस्तों क्वाड लीडर्स समिट 2022 में आयोजित की गई। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जापान। दोस्तों अब अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी दोस्तों क्या है, तो आप जानते हैं कि टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। और दोस्तों वर्तमान में जापान के पीएम कौन है, जापान के पीएम कौन है, तो आप जानते हैं दोस्तों फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो, फूमियो किशिदो, ये दोस्तों जापान के पीएम हैं। और उसके बाद अगर अमेरिका की बात करें, तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो आप जानते हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हैं कि कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है, कैनबरा। और इसके दोस्तों जो पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो कौन है, तो एंथोनी एल्बनीज। एंथोनी एल्बनीज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और दोस्तों भारत के बारे में आप जानते ही हैं दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जापान। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता। दोस्तों गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता। उपविजेता का खिताब किस टीम ने जीता, तो हमारे ऑप्शन है एमआई, दोस्तों आप जानते हैं एमआई मुंबई इंडियंस, आरआर राजस्थान रॉयल्स, सीएसके चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बंगलोर। तो दोस्तों इसमें किस टीम ने उपविजेता का खिताब जीता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आरआर, यानी राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों उपविजेता टीम का खिताब जीता। और दोस्तों ये जो फाइनल मैच था, ये जो फाइनल मैच था, ये हुआ था दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, अहमदाबाद में हुआ। और ये फाइनल मैच हुआ किसके मध्य था दोस्तों, तो गुजरात टाइटंस वर्सेस आरआर, यानी राजस्थान रॉयल्स, इनके मध्य हुआ दोस्तों। विजेता गुजरात टाइटंस हुई और उपविजेता राजस्थान रॉयल्स हुई। और दोस्तों ये आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण दोस्तों, ये आईपीएल का 15वां संस्करण था, 15वां संस्करण था। और दोस्तों आईपीएल 2022 का प्रायोजक कौन था या टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो दोस्तों इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा, आप जानते हैं टाटा नियो था दोस्तों, टाटा नियो इसका टाइटल स्पॉन्सर था। और दोस्तों अगर बात करें कि पर्पल कैप, तो पर्पल कैप दोस्तों आईपीएल 2022 में यजुवेंद्र चहल ने दोस्तों सर्वाधिक 27 विकेट लिए, इसलिए इनको पर्पल कैप दी गई। और ये दोस्तों यजुवेंद्र चहल प्लेयर किस टीम के हैं, तो राजस्थान रॉयल्स के। और दोस्तों उसके बाद ऑरेंज कैप दोस्तों, ये ऑरेंज कैप जो थी वो जोस बटलर को दी गई। ऑरेंज कैप जो थी वो जोस बटलर को दी गई। और जोस बटलर ने सर्वाधिक 863 रन बनाए थे, 863 रन दोस्तों जोस बटलर ने बनाए। और ये जोस बटलर किस टीम के खिलाड़ी थे, तो आरआर के। तो दोस्तों पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल ने पाई, 27 विकेट इन्होंने लिए थे। और ये खिलाड़ी थे राजस्थान रॉयल्स टीम के, आरआर के। और जोस बटलर ने ऑरेंज कैप पाई और इन्होंने 863 रन बनाए, और ये भी खिलाड़ी थे दोस्तों आरआर के। और दोस्तों उपविजेता कौन रहा, तो आरआर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरआर दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, हमारे ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर 3, 5 प्रकार की रिट दोस्तों
सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। और ये दोस्तों 5 तरीके की रिट, जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ये कौन सी होती हैं? तो पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी दोस्तों परमादेश। उसके बाद दोस्तों तीसरी है प्रतिषेध लेख दोस्तों तीसरी। और उसके बाद चौथी है उत्प्रेषण। और पांचवी है अधिकार प्रेक्षा लेख। तो ये दोस्तों 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करता है। और अगर दोस्तों हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी करता है 6 प्रकार की। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दोस्तों ये हाई कोर्ट रिट जारी करता है। उसके बाद दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पैन। दोस्तों आपने सुना होगा पैन कार्ड। तो ये पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक ... अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। कितने अंकों की दोस्तों ये पैन जो है, कितने अंकों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ये 10 अंकों का दोस्तों ये पैन कार्ड नंबर होता है हमारा। और ये दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। और ये दोस्तों 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों की एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। और ये 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है जिनेवा, हेग, एम्स्टर्डम, वियना। तो इसमें हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेग। दोस्तों हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। उसके बाद अगर जिनेवा की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों WTO आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ये 3 चीज़ों का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। और एम्स्टर्डम की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों एम्स्टर्डम नीदरलैंड दोस्तों, ये नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और यहाँ दोस्तों इंटरनेशनल ग्रीन पीस का मुख्यालय है दोस्तों एम्स्टर्डम में। और वियना में दोस्तों ओपेक का मुख्यालय है। वियना में है। ओपेक आप जानते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक कहलाता है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है वो ओपेक कहलाता है। और इसका ओपेक का मुख्यालय वियना में है दोस्तों। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हेग। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? दोस्तों कौन सी जगह है जो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? हमारे ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लुम्बिनी। दोस्तों लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया की बात करें तो यहाँ दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी के बाद से ये दोस्तों स्थान बोधगया कहलाया। उसके बाद अगर कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। और इनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई? तो 80 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगर सारनाथ की बात करें तो सारनाथ आप जानते हैं दोस्तों कि सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया था। और इसी को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों इसी को कहा गया है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो हमारे ऑप्शन है 3.42%, उसके बाद दोस्तों 17.5%, 2.42%, 2.87%। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2.42% दोस्तों। ये भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों है। और अगर 17.5 की बात करें तो विश्व के जनसंख्या का दोस्तों 17.5% भारत की जनसंख्या है दोस्तों, 17.5% दोस्तों। तो ये जनसंख्या है दोस्तों और ये क्षेत्रफल है भारत का। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। दोस्तों लेंस की क्षमता मापी जाती है, हमारे ऑप्शन है डेसिबल, डायोप्टर, ल्यूमेन, कैंडेला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापी दोस्तों ये डायोप्टर हो जाएगा। और डेसिबल दोस्तों ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापी किससे जाती है? तो डेसिबल से। उसके बाद दोस्तों ल्यूमेन जो है वो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स की इकाई है, ज्योति फ्लक्स की इकाई, ज्योति फ्लक्स की इकाई दोस्तों ल्यूमेन है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता की, कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है राइबोसोम, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। और राइबोसोम, राइबोसोम दोस्तों ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है और इसे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। गाल्जिकाय को दोस्तों यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यातायात प्रबंधक गाल्जिकाय को कहा जाता है। और दोस्तों ये राइबोसोम जो होता है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी दोस्तों कोशिका का पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, किस देश में मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? किस देश ने दोस्तों मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? हमारे ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, जापान, चीन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना कि दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किसने खोला? तो वियतनाम ने। और दोस्तों ये कितना लंबा है? तो 2000 फीट लंबा, लगभग 2000 फीट, 2000 फीट लंबा ये ग्लास बॉटम ब्रिज है दोस्तों। और अगर बात करें वियतनाम की राजधानी, तो आप जानते हैं वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है। और दोस्तों जापान, अभी हमने आपको बताया कि टोक्यो, चीन की बीजिंग, और मलेशिया कुआलालंपुर। तो दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? ऑप्शन है हमारा त्रिपोली, नैरोबी, अंकारा, अस्टाना। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा केन्या की राजधानी है ऑप्शन नंबर 2 नैरोबी। त्रिपोली दोस्तों जो ये राजधानी है ये लीबिया की है, त्रिपोली राजधानी लीबिया की है। और अंकारा दोस्तों ये तुर्की की राजधानी है, अंकारा तुर्की की राजधानी है। और अस्टाना कजाकिस्तान। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना है, क्योंकि इसके पहले कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों नूर सुल्तान थी, उसे बदलकर अस्टाना फिर से राजधानी किया गया है दोस्तों कजाकिस्तान की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्टाना है और ये अस्टाना कजाकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 14 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 14 अक्टूबर। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16 सितंबर। 16 सितंबर दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और उसका रीजन दोस्तों ये है कि 16 सितंबर 1987 को दोस्तों 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 14 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानक दिवस, मानक विश्व मानक दिवस दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैगा परमाणु संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कैगा परमाणु संयंत्र है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में कौन से परमाणु संयंत्र हैं? तो दोस्तों कुडनकुलम, कुडनकुलम दोस्तों, कुडनकुलम और कलपक्कम, कुडनकुलम और कलपक्कम, कलपक्कम जो है ये दोस्तों परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। गुजरात में दोस्तों काकरापारा, गुजरात में काकरापारा, काकरापारा दोस्तों। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं दोस्तों तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर और जैतपुर, तारापुर और जैतपुर दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम है, गुजरात में काकरापारा है और कर्नाटक में कैगा है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों लानोज घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है अर्जेंटीना, वेनेजुएला, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें अर्जेंटीना की, अगर बात करें दोस्तों अर्जेंटीना की, तो यहाँ पंपास, दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। हंगरी में दोस्तों जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पुस्ताज कहा जाता है, पुस्ताज, पुस्ताज कहा जाता है दोस्तों हंगरी के घास के मैदानों को। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को आप लोग जानते हैं दोस्तों डाउन्स, डाउन्स कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अफ्रीका के अगर घास के मैदानों की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों वेल्स, वेल्स घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मध्यकालीन इतिहास के शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की? दोस्तों किस मध्यकालीन इतिहास के शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की? हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और फिरोज तुगलक। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलबन। दोस्तों बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। इसने दोस्तों सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, ये आप जानते हैं कि खिलजी वंश का दोस्तों शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों ये खिलजी वंश का शासक था। और इसने दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली और दोस्तों घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा इसने अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। इल्तुतमिश आप जानते हैं इक्ता प्रणाली शुरू की, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की। और तुर्कान चिहलगानी, तुर्कान चिहलगानी का निर्माण दोस्तों इल्तुतमिश ने किया। हिस्ट्री के क्लास में दोस्तों इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत तरीके से चर्चा की थी और विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। जिसने नहीं देखा है उन क्लासों को भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर दोस्तों। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, उसमें हमने हिस्ट्री को सिंधु सभ्यता से शुरू करके दोस्तों, और अभी टॉपिक मुगल वंश चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग उन सभी चैप्टरों को देख सकते हैं दोस्तों। ये जो इल्तुतमिश है इसने दोस्तों इक्ता प्रणाली चलाई। और तुर्कान चिहलगानी यानी दोस्तों ये जो 40 गुलाम सरदारों का इसने वो बनाया था उसे तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया। इसे इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि तुर्कान चिहलगानी का निर्माण तो इल्तुतमिश ने किया, लेकिन तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो उसमें भी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलबन। सिजदा एवं पैबोस किसने शुरू किया? तो बलबन। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन। और दोस्तों ये बलबन किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश, गुलाम वंश का। और इल्तुतमिश दोस्तों ये भी गुलाम वंश का शासक था दोस्तों इल्तुतमिश। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। और गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों फिरोज तुगलक, आप जानते हैं कि फिरोज तुगलक तुगलक वंश का शासक था दोस्तों। इसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है इसका कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ब्राह्मणों पर दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया। फिरोज तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। और अगर कहा जाए कि
जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, या पहला कौन था मुसलमान? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। और ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दोस्तों दीवान बदंगा की स्थापना की, बंदगान की, दीवान बदंगा की स्थापना की। और ये दोस्तों इसका अर्थ क्या था कि दासों की देखभाल के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान बंदगान के नाम से जाना गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है दोस्तों, लैंड ऑफ कंगारू किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किस देश को जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की बात करें दोस्तों तो फिनलैंड को दोस्तों लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, दोस्तों फिनलैंड को लैंड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, दोस्तों थाउजेंड लेक्स, हजार झीलों का देश दोस्तों, ये फिनलैंड को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड को दोस्तों एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों थाईलैंड को और क्या कहा जाता है, तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों का देश, लैंड ऑफ दोस्तों, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट यानी दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश। और एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है सिस्ट्रॉन, म्यूटान, न्यूरॉन, रेकान। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूरॉन। दोस्तों बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों सिस्ट्रॉन की बात करें तो ये दोस्तों जीन की कार्यात्मक इकाई है। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो सिस्ट्रॉन है। म्यूटान दोस्तों ये म्यूटान उत्परिवर्तन की इकाई है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान है। और रेकान दोस्तों ये पुनः संयोजन की इकाई है, पुनः संयोजन की इकाई है दोस्तों म्यूटान। उसके बाद दोस्तों आज का हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? हमारे ऑप्शन है एनी बोरलाग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसमें दोस्तों 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक भारत में, दोस्तों भारत में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व की बात करें दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में, तो एनी बोरलाग हमारा राइट आंसर होगा। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्मीज कुरियन। और दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।